Norsel preparation with explanation and notes। पहला क्वेश्चन है, अंडर 5 क्लिनिक का सेंट्रल सिंबल क्या दर्शाता है? आपके ऑप्शंस है इम्यूनाइजेशन, चाइल्ड न्यूट्रिशन, फैमिली प्लानिंग एंड ग्रोथ मॉनिटरिंग। आंसर है फैमिली प्लानिंग। अंडर 5 क्लिनिक 5 साल से कम बच्चों के लिए हेल्थ केयर फैसिलिटी होती है जिसके मेन कंपोनेंट्स होते हैं केयर इन इलनेस, ग्रोथ मॉनिटरिंग और प्रिवेंटिव केयर। सेंट्रल पोर्शन रहता है फैमिली प्लानिंग और जो आउटर ट्राइंगल रहता है उसमें आपका आता है हेल्थ एजुकेशन। प्रिवेंटिव केयर कंपोनेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इम्यूनाइजेशन। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जॉइंट जो है वो हिंज जॉइंट होता है? आपके ऑप्शंस है हिप जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, पाइवोट जॉइंट। आंसर है एल्बो जॉइंट। हिंज जॉइंट आपके साइनोवियल जॉइंट का एग्जाम्पल है। तो हिंज जॉइंट जो है वो एक ही प्लेन में जाता है जैसे आपके दरवाजे की तरह। तो आपका एल्बो, नी जो सिर्फ 180 डिग्री तक खुलेगा। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो आपके हर डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ करता है, यानी कि आप 360 मूवमेंट कर सकते हो। उसके एग्जाम्पल है शोल्डर और हिप। पाइवट जॉइंट में एक ही एक्सिस पर पूरा रोटेशन होता है जैसे आपका नेक या गला। फिर है ग्लाइडिंग जॉइंट जिसमें एक बोन दूसरे बोन के ऊपर जो है फिसल जाता है जैसे आपका रिस्ट और एंकल। सैडल जॉइंट जो है जैसे आपके घोड़े के ऊपर जो हम सीट लगाते हैं उसके ऊपर जो मूवमेंट होता है आगे और पीछे वाला, तो वो होता है आपका थंब। और कॉन्डिलॉइड जॉइंट में 2 प्लेन में जो है मूवमेंट हो सकता है बट रोटेशन नहीं हो सकता जैसे आपका रिस्ट और नकल। नेक्स्ट, थायराइड आई इज ऑल्सो नोन एज। आपके ऑप्शंस है स्ट्रैबिस्मस, ग्रेव्स ऑप्थाल्मोपैथी, टॉसिस या ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस। तो आंसर है ग्रेव्स ऑप्थाल्मोपैथी। शायद आपको याद होगा कि ग्रेव्स डिजीज़ में जो है हमारी इम्यून सिस्टम जो है थायराइड ग्लैंड को अटैक करती है जिसके वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। अब जब ग्रेव्स डिजीज़ में एक्सॉफ्थाल्मस हो जाता है तो उसे हम ग्रेव्स ऑप्थाल्मोपैथी कहते हैं। एक्सॉफ्थाल्मस यानी आगे बाहर निकल आना, और ये जो है इस कंडीशन में इसलिए होता है क्योंकि इम्यून सेल्स जो है हमारे मसल्स जो है आई के उसको अटैक करने लग जाते हैं। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो है आपके इमेज बेस्ड क्वेश्चन में भी आ सकता है जहाँ पर ये डायग्राम देखकर पूछा जाएगा कि कंडीशन कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एंटीप्लेटलेट मेडिकेशन नहीं होता? आपके ऑप्शंस है एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल, वारफरिन और टिकाग्रेलॉल। आंसर है वारफरिन। वारफरिन एक एंटीकोएगुलेंट है जो आपके विटामिन के इपॉक्साइड रिडक्टेस VKORC1 इस एंजाइम को रोकता है जिसके वजह से आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स 2, 7, 9 और 10 एक्टिवेट नहीं हो पाते जिस वजह से क्लॉट जो है वो बन नहीं पाता। अब ये एंटीप्लेटलेट इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो है आपके प्लेटलेट के एग्रीगेशन यानी उनका जो चिपकना होता है जिससे क्लॉट फॉर्म होता है वो जो है उस पर कोई प्रभाव नहीं करता, यानी कि कोई इफ़ेक्ट नहीं होता इनका प्लेटलेट्स पर। तो एंटीप्लेटलेट ड्रग्स क्या है? जैसे आपका एस्पिरिन हो गया, ये जो है आपके क्लॉट फॉर्मेशन को रोकता है क्योंकि ये आपके प्लेटलेट्स को एक दूसरे से चिपकने से ही रोक देते हैं। अगर प्लेटलेट्स एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं तो क्लॉट नहीं बन पाएगा। यही रीज़न है कि हम एंटीप्लेटलेट ड्रग्स आर्टीरियल क्लॉट्स के लिए यूज़ करते हैं जबकि हम एंटीकोएगुलेंट्स हमारे DVT यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस और आर्ट्रियल फिब्रिलेशन के लिए यूज़ करते हैं। सो इस डायग्राम में आप देख सकते हो वारफरिन, हिपेरिन, आपका फैक्टर 10A इनहिबिटर, ये सारे जो है वो आपके एंटीकोएगुलेंट के कैटेगरी में आते हैं, वो एंटीप्लेटलेट नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इनमें से कौन सा साइन आपके इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर का अर्ली साइन माना जाता है? आपके ऑप्शंस है ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया या फिर प्यूपिल कंस्ट्रिक्शन। आंसर है ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। सो इंक्रीज्ड आईसीपी का जो आपका अर्ली साइंस होते हैं वो है आपके हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस जैसे कि पेशेंट का रेस्टलेस हो जाना, कन्फ्यूजन, ब्लर्ड विजन, स्लगिश प्यूपिल रिएक्शन। तो ये सारे आपके साइंस जो है वो आपके ब्रेन टिश्यू का जो डैमेज है उसके वजह से होता है। यही रीज़न है कि ये स्टार्टिंग में ही दिखाई देने लगता है। अब लेट साइंस में आता है कुशिंग स्ट्राइड। कुशिंग स्ट्राइड क्या होता है? इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया और इरेगुलर ब्रीथिंग। इसमें प्यूपिल्स जो है वो भी फिक्स हो जाते हैं और डायलेटेड हो जाते हैं और इसमें आपको डीकॉर्टिकेट या डीसेरिब्रेट पोजीशन भी देखने को मिलेगा। सो ये जो सारे ही साइंस हम पढ़ते आ रहे हैं ये सारे ही लेट साइंस होते हैं आपके इंक्रीज आईसीपी के। अब ये इंडिकेट करता है कि ब्रेन स्टेम कंप्रेस हो चुका है, हर्निएशन सिंड्रोम का रिस्क रहता है और हो सकता है कि पेशेंट जो है बहुत जल्द न्यूरोलॉजिकल फेलियर में जा सके। तो हर न्यूरोलॉजिकल पेशेंट में हमें ये साइंस जो है वो देखने चाहिए और उन्हें मॉनिटर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पूरा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम जो है उसके डिसऑर्डर का मेन मैनेजमेंट होता है आईसीपी को मेंटेन करना। नॉर्मल आईसीपी होता है 7 to 15 mmHg।